आज हमने विषय चुना है स्मार्ट स्टडी कैसे करें। बहुत ही मस्त विषय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और यूं कहिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है और जीवन में उतारने लायक विषय है। केवल पढ़ाई नहीं, हर जगह स्मार्ट वर्क की आवश्यकता होती है। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए जितना हार्ड वर्क आवश्यक है, उतना ही स्मार्ट वर्क भी आवश्यक है। तो कठोर मेहनत करना और थोड़ा सा समझदारी से काम करना, ये दोनों चीजें अगर एक प्रकार से मिला दी जाए तो व्यक्ति पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। इसलिए स्मार्ट वर्क की महत्ता को हम कभी कम नहीं आंक सकते। अब देखो, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में मैं थोड़ा एक डिफरेंस, थोड़ा सा तरीका बताता हूं। हार्ड वर्क का मतलब ये होता है कि आप 10-10, 12-12 घंटे कंटिन्यू कई साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल कंटिन्यू 2-3 साल पढ़ते रहो। ये हार्ड वर्क है। और आपने कई ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे जो निरंतर मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। तब हौसला टूट जाता है, आसपास वाले लोगों का भी मोरल डाउन हो जाता है कि यार, जब वो इतना पढ़ रहा है फिर उसको वो पास क्यों नहीं हो रहा है। दरअसल वो हार्ड वर्क तो खूब कर रहा है, कुछ न कुछ कमी है जो उसको स्मार्ट वर्क से दूर कर रही है। हार्ड वर्क हम भारतीय करते हैं, हम लोगों की बहुत क्षमता है हार्ड वर्क करने की, लेकिन कहीं न कहीं स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते। आपने ये शब्द बहुत जगह सुना है। कई बार हम भी सुनते थे कि आईएएस में आईआईटीएंस वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। और आर्ट्स वाले के कम सेलेक्टेड होते हैं। क्यों कम सिलेक्शन होता है? क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी नहीं करते, केवल हार्ड वर्क ही करते हैं। ऐसा हम बहुत सुनते आए हैं और आज आप भी सुनते होंगे। तो दरअसल हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। स्मार्ट वर्क किया कैसे जाता है? देखो, स्मार्ट वर्क की कोई ऐसी परिभाषा गढ़ी हुई नहीं है कि स्मार्ट वर्क ये होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि हमें पढ़ना क्या है, हमें छोड़ना क्या है, जो पढ़ना वो कैसे पढ़ना है, कितनी मात्रा में पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ये सारी चीजें जो होती है वो स्मार्ट वर्क होता है। आप देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कोई 2 स्टूडेंट है। आपने भी कई ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे। एक हंसते हंसते ही परीक्षा पास कर लेता है और दूसरा कई महीनों तक मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाता और कई एग्जाम्स में फेल हो जाता है। कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क का यहाँ पे योगदान है। तो यह स्मार्ट वर्क होता क्या? मैं इस पूरी बात को 4-5 बिंदुओं में डिवाइड करके समझा रहा हूं। ध्यान से समझना इस चीज को। सबसे पहली चीज, जब भी किसी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करते हो तो ध्यान ये रखो कि आपका टारगेट एट लास्ट एक आधी वैकेंसी पे होना चाहिए। बहुत ज्यादा वैकेंसी के चक्कर में मत पड़ो। आपको अगर फर्स्ट ग्रेड की करनी है ना तो फर्स्ट ग्रेड की ही करो। आपको अगर आरएएस की करनी है तो आरएएस की करिए। पटवारी की कर रहे हैं तो पटवारी की करिए। आप अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए। अगर आप डाइवर्ट कर लोगे तो आप किसी भी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य फिक्स कर लो कि इस एग्जाम की तैयारी करनी है। कुछ स्टूडेंट मेरे को कहते हैं कि सर, फर्स्ट ग्रेड की डायरेक्ट कैसे करें? पहले रीट की कर लेते हैं, पहले रीट हो जाएगा उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की करेंगे। क्यों? रीट का कंपटीशन कम है। देखो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि रीट की करने के बाद ही फर्स्ट ग्रेड की होगी। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए रीट में जाना जरूरी है। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे दूं जो बच्चे फर्स्ट रीट में नहीं हुए या दिया ही नहीं, डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड हुए। हमारे साथ कई कॉलेज में प्रोफेसर है जिन्होंने बीएड ही नहीं करा, डायरेक्ट प्रोफेसर बने। मैं खुद रीट की एग्जाम नहीं दी, मैं खुद सीधा सेकंड ग्रेड बना था। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। आप अपनी क्षमता पहचानिए और आपको लगता है कि इस एग्जाम को मैं क्रैक कर सकता हूं, आप किसी से सलाह मत लीजिए फालतू की। लोग यही कहेंगे कि नहीं नहीं यार, फर्स्ट ग्रेड में कंपटीशन है, 3000 पोस्ट है, ये है वो है, हजारों तर्क दे देंगे आपको रास्ता भटकाने के लिए। इसलिए आप सबसे पहले तो स्मार्ट वर्क के लिए सबसे पहली जो आवश्यक चीज होती है वो होती है एक तय टारगेट होना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है उस टारगेट आपने ठान लिया ना तो आपके अंदर मादा होना चाहिए उसको पूरा करने का। देखो, व्यक्ति में बहुत क्षमता होती है, हम ऐसे कमजोर नहीं होते। जैसे मैं कभी ऐसे ठान लेता हूं ना कि मुझे करना है तो फिर पीछे नहीं हटता हूं। फिर कुछ भी हो जाए, किसी हद तक गुजरना पड़े गुजर जाएंगे, लेकिन करना है मतलब फिर करना है। तो
तो ऐसी किसी भर्ती पर एक प्रण ले लो कि करना है मतलब करना है, और उस वैकेंसीज को टारगेट में ले लो। आप एक निशाने पे लेता है ना, एक आर्मी का जवान कैसे शॉट लेता है निशाने पर और वो टारगेट को हिट कर जाता है, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार कर जाता है। उसी तरह से एक वैकेंसी को टारगेट कीजिए, सबसे पहला नियम। दूसरा नियम, अब जिस वैकेंसी को आपने टारगेट किया है उस वैकेंसी के पिछले 5-10 सालों के जितने भी पेपर हुए हैं उनको लाइए आप, और उस पेपर का एक डीप एनालिसिस करिए। डीप एनालिसिस का क्या मतलब है कि इस पेपर में पॉलिटी की कितनी पूछी जा रही है, हिस्ट्री कितनी पूछी जा रही है, मैथ कितनी पूछी जा रही है, इकोनॉमी कितनी पूछी जा रही है। ऐसा एक विभाजन कीजिए, हर पार्ट को देखिए। उसके बाद में देखिए कि पॉलिटी में मोस्टली कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 10 साल के अंदर जो जो पेपर हुए हैं उसके टॉपिक लिख लीजिए। जैसे वित्त आयोग से सवाल आ रहा है, हर बार वित्त आयोग लिख लीजिए। राष्ट्रपति से आ रहा है, राष्ट्रपति लिख लीजिए। अब देखो आप पॉलिटी तैयार, अब आपकी टॉपिक लिस्ट भी तैयार होगी, कौन से टॉपिक से क्या ट्रेंड रह रहा है ये आपको पता चल गया। सिलेबस का एक एक पार्ट रट लीजिए कि सिलेबस के अंदर है क्या क्या, क्योंकि किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए टारगेट तय होना चाहिए, सिलेबस का एक एक बिंदु याद होना चाहिए। आप किसी की बारात में भी गए हैं, वहां पे भी आपने कोई नई चीज पकड़ी कि ये मेरे पाठ्यक्रम के लायक है, तो आपको पाठ्यक्रम याद होगा तो आप वो चीज वहां से तय कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। तो सिलेबस की एक एक लाइन याद कर लो कि सिलेबस के अंदर है क्या। मुझे आज भी पता है कि सेकंड ग्रेड के फिलोसफी में क्या है, सेकंड ग्रेड के सोशियोलॉजी में क्या है, सेकंड ग्रेड की इकोनॉमिक्स में क्या है। एक एक चैप्टर में आपको बता सकता हूँ, फर्स्ट ग्रेड का बता सकता हूँ, मैं पटवारी का बता सकता हूँ। मुझे जितनी भी मैंने एग्जाम दिए या जिन एग्जाम्स में मैंने पढ़ाया है, मुझे एक एक एग्जाम का पाठ्यक्रम की एक एक पंक्ति याद है। इसलिए कह रहा हूं कि आप पाठ्यक्रम की एक एक पंक्ति याद कीजिए। पहले तो एग्जाम फिक्स हो गया कि इसकी तैयारी करनी है, सिलेबस की पंक्ति फिक्स, लाइनें याद होगी कि एक एक इसके अंदर ये चीजें हैं। उसके बाद में पेपर का डीप एनालिसिस किया कि कौन से पार्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से मुख्य रूप से आ रहे हैं। ये सारी चीजें तैयार कर ली। ऐसा करते 5-10 दिन लग जाते हैं। ये सब करने के बाद में अब आपको क्या करना है, अभी स्टडी स्टार्ट नहीं हुई, अभी अपन तैयारी कर रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, हर पार्ट के लिए ऑथेंटिक किताबें, गाइडों के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि गाइडों में बहुत सारी गलतियां होती है। गाइडों में अननेसेसरी चीजों को बहुत ज्यादा तवज्जो देके बहुत ज्यादा कचरा कर लिया जाता है। गाइड में नेसेसरी चीज को छोटा करके अननेसेसरी चीज को इतना बड़ा कर दिया जाता है। अपन सोचते हैं कि ये सारी नई नई चीजें गाइड में आ रही, लेकिन वो नई चीजें काम की नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि गाइड जो है ये आपको कोई एक आधा टॉपिक ठीक करवा सकती है, लेकिन अगर उस गाइड को आप प्राथमिक स्रोत बना लोगे तो आप निश्चित रूप से गलत राह पर हो। स्मार्ट स्टडी तो दूर की बात है, आपने रास्ता ही गलत चुन लिया है। कितनी भी हार्ड वर्क कर लो, अगर रास्ता गलत है तो मंजिल कभी नहीं आएगी। कितना भी हार्ड वर्क कर लो, अगर रास्ता गलत है तो मंजिल कभी नहीं आएगी। ध्यान रखना इस बात का। तो गाइडों से जितना हो सकता है बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि गाइड है आपको अननेसेसरी चीजें याद करवा देगी, नेसेसरी चीजें छूट जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि कोशिश कीजिए कि आप ऑथेंटिक चीजें पढ़िए। आज नहीं तो कल वो ऑथेंटिक चीजें आपको बड़ा मुकाम देगी। ऑथेंटिक में क्या आता है, ऑथेंटिक में एनसीईआरटी आ जाती है, राजस्थान बोर्ड है ऑथेंटिक में आ जाता है, साथ में कोई भी बोर्ड है ऑथेंटिक में आ जाता है। जैसे लक्ष्मीकांत की किताब हो, चाहे वो बौद्धिक प्रकाशन का पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो किसी अच्छे लेखक की किताब हो, चाहे अच्छे प्रकाशक की किताब हो, ये सारी ऑथेंटिक चीजें। अब आप क्या करिए, ऐसा ऑथेंटिक मटेरियल तैयार कीजिए। 5 किताबें होगी, 6 किताबें होगी, किताबें होगी, लेकिन सफलता के लिए अगर व्यक्ति, मैं कहता हूं कि ठान के बैठ जाता तो ये 6-6 किताबें 2-2 महीने में पूरी हो जाती। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि आपने 5-5, 10, 7-7, 8-8 घंटे कंटिन्यू 2 महीने कब पढ़ाई करी थी, और 2 महीने अगर आपने कंटिन्यू पढ़ाई की तो कितना मटेरियल आपने कवर किया होगा, आपको ही पता होगा। तो सबसे पहली चीज भर्ती तय कीजिए। दूसरी चीज सिलेबस प्रिंट कीजिए और एक एक पॉइंट उसका याद कीजिए, आपकी बोर्ड पर चिपका हुआ हो जाना चाहिए। और उसके बाद बात आती है, आपको पेपर एनालिसिस, पुराने पेपर ले और उसके बाद उसको देख लो कि कौन से पार्ट से कितने प्रश्न आ रहे, उसका पूरी तालिका और उसको बोर्ड पे चिपका दो। ये सारी चीजें होने के बाद में अब बात आती है, स्मार्ट स्टडी शुरू होगी। क्योंकि अगर ये चीजें नहीं करी तो आप कहीं ना कहीं फिर आपसे वो स्टडी हो नहीं पाएगी। अब आगे देखिए क्या होगा।
अब अगर किसी भर्ती परीक्षा में आप जिसकी तैयारी करें उसमें 2 पेपर है, तो किसी एक को छोड़िए मत, दोनों को टाइम दीजिए। कैसे? जैसे मान लो कि 500 का पेपर है, जिसमें 200 का फर्स्ट पेपर है, 300 का सेकंड पेपर है, तो दोनों को टाइम दीजिए। कितना दीजिए? अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो करीबन करीबन उसके अकॉर्डिंग जितना परसेंटेज फर्स्ट पेपर योगदान रखता है उतना टाइम उसको दीजिए, और सेकंड पेपर को भी टाइम दीजिए, दोनों को बराबर टाइम दीजिए। इससे क्या होगा, दोनों पेपर संतुलित रहेंगे। अदरवाइज एक पेपर अच्छा करके दूसरा पेपर गड़बड़ हो गया तो भी आप बाहर हो जाओगे। ये स्मार्ट स्टडी नहीं है। स्मार्ट स्टडी उसे कहते हैं जब आप दोनों पेपर है तो दोनों पेपर एक साथ लेके चलो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट लेके बैठ जाते हैं, 4 महीने पढ़ लेते हैं, वो पूरा करते हैं, उसके बाद दूसरा शुरू करते हैं, ऐसे उसका कभी कोर्स पूरा नहीं होता। कोशिश कीजिए आप 2 या 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलो और दोनों पेपर कंटिन्यू साथ में लेके चलोगे तो निश्चित रूप से वो टाइम पर पूरा हो जाता है। अब आगे क्या करना देखिए, अब उस सिलेबस को देखिए अच्छे से। अब पढ़ाई शुरू करने से पूर्व ये सारी चीजें मैंने बता दी, तैयारी शुरू करने से पहले। अब स्मार्ट स्टडी जब आप, अब आपकी स्मार्ट स्टडी स्टार्ट होगी। अब आप क्या करोगे, सब अगला कदम क्या होगा आपका कि सिलेबस देखिए अच्छे से और उसमें तय कीजिए कि मेरा मजबूत भाग कौन सा और मेरा कमजोर भाग कौन सा है। जैसे मैं करता था, मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं मेरा ही एग्जाम्पल क्यों देता हूं, क्योंकि मेरे बारे में मैं ही जानता हूं और मैं ही सबसे बढ़िया किसी के बारे में जानता हूं तो मैं स्वयं के बारे में जानता हूं। जब भी मैं किसी एग्जाम की तैयारी करता, जैसे आईएएस प्री की तैयारी कर रहा था एक टाइम, 2014 की बात है, मैंने उसमें देखा कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये 3 मेरे मजबूत पक्ष है। इसमें मैं प्रश्न गलत करने वाला नहीं हूं। और देखा इन तीनों से करीबन 60 से 70% प्रश्न आ रहे हैं। फिर देखा मेरा कमजोर पोर्शन कौन सा, साइंस कमजोर पोर्शन चल रहा है, और कौन सा आ रहा है तो कि मैथ वगैरह ये कमजोर आ रही है, रीजनिंग वगैरह। तो आप अपना कमजोर पक्ष लिखिए और मजबूत पक्ष लिखिए, और आप एक इंटरेस्टिंग चीज वहां नोट कर पा रहे होंगे कि जो मजबूत पक्ष है वो करीबन करीबन पूरी परीक्षा का 70 से 60-70% कवर कर रहा है। मतलब अगर परीक्षा में 100 सवाल आ रहे हैं तो 60 से 70 सवाल उस भाग से आ रहे हैं जो आपका मजबूत भाग है, और 25-30 क्वेश्चन वहां आ रहे हैं जो आपका कमजोर भाग है। जैसे कई बार बच्चे आते मेरे पास फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के कि सर गणित नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती और साइंस नहीं आती, ये 15 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते, 65 का मजबूत है, मतलब 60 का मजबूत है। अब देखो 60 का मजबूत है, 15 का मजबूत नहीं, उस 15 कमजोर है, उसके कारण वो डिप्रेशन में है। 60 मजबूत है, उसके कारण वो मजबूती फील ही नहीं कर पा रहा है। तो आप ये काम कीजिए कि अपना मजबूत पक्ष उस पाठ्यक्रम के अनुसार, मजबूत पक्ष क्या है और आपका कमजोर पक्ष क्या है, ये आप लिख लीजिए। आप ये काम कीजिए, आप बहुत बड़ा मजा आएगा आपको। जैसे पटवारी है, पटवारी में साइंस वाले बच्चे क्या करेंगे, साइंस, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, ये सारा अलग कर लेंगे, और ये है भी मजबूत पॉइंट है उनका। अब देखो, अब जब मजबूत पॉइंट अलग करोगे और कमजोर पॉइंट अलग करोगे तो आप पाओगे कि 60 से 70% पाठ्यक्रम आपके मजबूत पॉइंट में आ रहा है और 20-30% पाठ्यक्रम कमजोर पॉइंट में जा रहा है। ये करने के बाद अब आगे देखिए आप, जैसे मैं छांटता था तो मुझे मैथ नहीं आती थी इतनी, तो मैं मेरा मैथ उसमें रखता था कमजोर पॉइंट में, लेकिन रीजनिंग में मजबूत पॉइंट में रखता था। रख लो आप ऐसे। अब आगे क्या करना है, ये करने के बाद में अब मजबूत पक्ष जो है, हर दिन 2 से 3 घंटे उस मजबूत पक्ष पे होमवर्क कीजिए। इसको इतना तराशिए आप, इतना मजबूत कीजिए उसको, ऑथेंटिक किताबों से एक एक लाइन उसकी याद कर लीजिए, क्योंकि मजबूत और मजबूत होता जाएगा। और आप देखना वो मजबूत पक्ष इतना बढ़िया हो जाएगा कि एग्जाम में अगर 70% सवाल वहां से आते हैं तो उस 70% का आप 80-90% प्रश्न सही करके आओगे। उस मजबूत पक्ष को मजबूत करते रहिए, और जो कमजोर पक्ष है उसको भी थोड़ा थोड़ा देखते रहिए ताकि एवरेज आ जाए। 20% आए हैं तो 7-8 सवाल कर ही लो, तो मजबूत और कमजोर दोनों मिल जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये रहती है इसकी रणनीति। तो मजबूत पक्ष पहचानिए, कमजोर पक्ष पहचानिए। अब मैं आप एक छोटी सी बात और एक एग्जाम्पल देता हूं। आज आपने अखबार में एक हेडिंग पढ़ी होगी कि भारत की जीडीपी 23.9% गिर गई, ग्रोथ रेट 24% गिर गई। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये गिरती रहती है,
सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इसमें से कृषि जो थी वो पॉजिटिव है, 3-3.5% के आसपास। पूरी जीडीपी की ऐसी की तैसी हो गई, उस समय कृषि पॉजिटिव ग्रोथ में थी। ये मैं क्यों कह रहा हूं यहां पे, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की मजबूती जो है वो एग्रीकल्चर है, आज से नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता से आ रही। और हमने, भारत सरकार ने 1991 के बाद से लेकर आज तक सबसे ज्यादा किसी को इग्नोर किया तो वो किया है एग्रीकल्चर को। और आप परिणाम देखिए कि आज दुनिया, कोरोना के कारण दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं कोलैप्स करने जा रही है, भारत की भी करने जा रही है, लेकिन कृषि ऐसा क्षेत्र है जो मजबूती के साथ, और बड़ी विडंबना है, मुझे बड़े बड़े भारी हृदय के साथ कहना पड़ रहा है कि हम कृषि पर पूरा ध्यान देते तो आज भारत की इकोनॉमी कुछ अलग लेवल पे होती। 1930 की भयंकर ग्रेट डिप्रेशन आया था, लेकिन हुआ क्या, हमारी कृषि इतनी मजबूत थी कि दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था कोलैप्स होगी, लेकिन भारत के ऊपर उस मंदी का कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि हमारी कृषि मजबूत थी। मतलब क्या है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब हमारा मजबूत पक्ष जो होता है उसको हम मजबूत करते रहेंगे, उसके ऊपर पूरा ध्यान देते रहेंगे, तो हमें कोई कोलैप्स नहीं कर सकता। भारत ने अपना मजबूत पक्ष छोड़ा है, इसलिए ये समस्या आ रही है। अभी प्रधानमंत्री जी कई दिनों से, कई सालों से कह रहे हैं हम कृषि पर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा मजबूत पक्ष है, और अगर इस पर ध्यान दिया गया तो कुछ नहीं, हम कभी संकट में नहीं आएंगे, चाहे ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए। इसलिए सभी दोस्तों, विद्यार्थियों, सभी को कहना चाहूंगा, आप अपना मजबूत पक्ष पहचानिए और उसके ऊपर जितना ज्यादा हो सकता है वर्क कीजिए, और हर दिन कीजिए। और जो कमजोर पक्ष है उसको भी औसत रखना है, पीछे नहीं रहना है, ये काम कीजिए। स्मार्ट स्टडी का सबसे पहला रूल्स यही होता है कि पाठ्यक्रम का मजबूत पक्ष अलग लिखिए और कमजोर पक्ष अलग लिखिए, और डेली मजबूत पक्ष को डेली मजबूत कीजिए। आप ध्यान रखना, जब भी व्यक्ति तैराक डूबता है, जब भी बाइक का ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर गिरने को होता है, उस समय वो सबसे मजबूत, उसका जो हथियार होता है, जो सबसे मजबूत दांव होता है, वो लगा कर ही वो जीतता है। इसलिए कह रहा हूं, आप अपने मजबूत पक्ष को छोड़िए मत, उसको और मजबूत कीजिए, और जो कमजोर है उसको औसत पे लाइए। अब बात ये आती है उसके बाद क्या करना है। स्मार्ट स्टडी का अगला रूल्स क्या है? स्मार्ट स्टडी का अगला रूल्स ये है कि अब आप सिलेबस देखिए। सिलेबस में कुछ भाग ऐसे होते हैं कि बहुत बड़े हैं, लेकिन सवाल वहां से 2 या 3 आते हैं, और कुछ भाग ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे हैं, लेकिन सवाल वहां से ज्यादा आते हैं। जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड का एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो सेकंड पेपर है उसमें स्नातक और सेकेंडरी लेवल के 110 सवाल आते हैं, 220 अंकों के प्रश्न आते हैं, 220 अंकों के प्रश्न आते हैं, और सबसे छोटा पाठ्यक्रम है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन के 20 अंक आते हैं और सबसे बड़ा पाठ्यक्रम है। अब स्टूडेंट क्या करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस रटता है, बाकी छोड़ देता है। अब जैसे पटवारी की परीक्षा की मैं बात करूं, इतिहास से मात्र 6 या 7 सवाल आएंगे, 10 से ज्यादा सवाल नहीं आने वाले। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरा ध्यान इतिहास पे लगा लेते हैं और बाकी सारी चीजें छोड़ दी। जबकि गणित, रीजनिंग से बहुत छोटे छोटे भाग है, वहां से 40-40, 50-50 सवाल आने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पोर्शन छोटा है और वहां ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, उस पोर्शन पर विशेष ध्यान दीजिए, और जो पोर्शन बहुत बड़ा है और वहां सवाल कम आ रहे हैं, उसके ऊपर सामान्य ध्यान दीजिए। अब पटवारी की मैं बात करूं, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, साइंस और सामान्य राजस्थान कला संस्कृति को जो फिक्स टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक है जहां, और भारत का भूगोल, ये ऐसे टॉपिक है जिनको आप बढ़िया तरीके से तैयार करते हो तो आपका 60-70% कोर्स हो जाता है। अब स्टूडेंट अधिकांश फंसा पड़ा है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में, जहां से 14-15 सवाल आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि आप उसमें देखिए, क्योंकि आप पुराने पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी परीक्षाओं में किस भाग से कितने प्रश्न बन रहे हैं। और अधिकांश तो परीक्षा ऐसी है जहां फिक्स करके रखा है ऑलरेडी कि किस भाग से कितने प्रश्न हम देंगे। तो आप एक काम ये कीजिएगा कि आप ये देखिए कि किस भाग से कितने सवाल आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस भाग बड़ा है और सवाल कम है तो उस पर सामान्य ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि भाग छोटा है लेकिन सवाल ज्यादा आ रहे हैं, जैसे रीट में टीचिंग मेथड, भाग छोटा है, सवाल अधिक आ रहे हैं, टीचिंग मेथड बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आपको ये पहचानना खुद को पड़ेगा
तीसरा काम ये कर लो। उसके बाद स्मार्ट स्टडी का अगला काम होता है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हो उस पर पूर्ण विश्वास करके पढ़िए। आप ऐसे छलांगे मत मारिए। जैसे कोई भी किताब ले ली, एक किताब ली उसको छोड़ दिया, दूसरी ली उसको छोड़ दिया, ऐसे मत करो। जो किताबें लेते हो उन किताबों को विश्वास कीजिए, उन किताबों पर, और किताबें लाओ ऐसी जो पहले से ऑथेंटिक किताबें हो। और उसके बाद उसको जितना हो सकता है 3 से 4 बार पढ़ के उसके नोट्स बनाइए। क्योंकि कई स्टूडेंट कहते हैं नोट्स नहीं बनाने चाहिए। मैं ये कहता हूं कि कोई एक ऐसा पार्ट एक किताब से तैयार नहीं होता, उसकी 1-2 किताबें चाहिए होती है। फिर एग्जाम के टाइम में सारी किताबें अपन वापस पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, ऐसे में हमें उन दोनों किताबों को 2 से 3 बार पढ़ने के बाद संक्षिप्त में नोट्स बनाने होते हैं। ये नोट्स कैसे बनाने हैं इसके ऊपर मैं अगले किसी वीडियो में बात करूंगा। संभवतः अगले लाइव में मैं नोट्स पर ही बात करने वाला हूं। तो नोट्स का सहारा लीजिए। आप बनाओगे, संक्षिप्त में नोट्स बनाओगे तो उसका परिणाम ये होगा कि एग्जाम के टाइम में आप रिवीजन कर पाओगे। और उसका फायदा ये होगा कि आप एग्जाम में ये जो सिली मिस्टेक्स है करोगी नहीं और बड़ी आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्मार्ट स्टडी का एक ये रूल्स भी होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे कल एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने क्या किया है कि जो आधुनिक भारत का स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत जो थी उसको उसने करीबन 50-60 पेज में शॉर्ट में पूरा लिख लिया। अब जब मैंने उसको पूछा कि पूरी होगी, तो सर 4 बार इस किताब को पढ़ा। पहली बार पढ़ा तो समझ में नहीं आया कि पढ़ना क्या है। दूसरी बार पढ़ा तब पता चला कि हमें पढ़ना क्या है। तीसरी बार पढ़ा तब पता चला कि हमारे काम का क्या है। और जब चौथी बार पढ़ा पता चला तब समझ में आया कि परीक्षा में क्या आएगा। और उसके बाद में मैंने क्या किया, पॉइंट टू पॉइंट इसके नोट करके, ये सर 60 से 70 पेज बने हैं, आप चेक करो। एक बच्चा कह रहा मेरे तो सारे पार्ट ही कमजोर है। तो भैया अगर सारे पार्ट कमजोर है तो फिर आप कर क्या रहे हो? अगर किसी के सारे पार्ट कमजोर है तो पर आप कर क्या रहे हो? फिर किस बेस पे आप दावा कर रहे हो कि लाखों में से सैकड़ों होने वाले अभ्यर्थियों में से मैं आऊंगा? अगर सिलेक्शन करवाना है तो भर्ती एजेंसियां बड़ी निर्दयी होती है, मजबूत करनी पड़ेगी। अगर मजबूत नहीं करोगे तो आपकी जगह कोई और ले लेगा। आपसे ज्यादा योग्य अभ्यर्थी लाइन में है, आपसे ज्यादा तैयारी वाले मजबूत पक्ष वाले आयोगों को मिल जाते हैं। आपका एक भी पक्ष अगर मजबूत नहीं है तो आप मजबूत कीजिए, अन्यथा समय बर्बाद मत कीजिए खुद का और घर वालों को। उम्मीदें जो है आपसे, उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात मत करिए। घर वालों को कह दीजिए कि भाई साहब मेरा एक भी, घर वालों को कहना कि पोर्शन मजबूत नहीं है, और अगर एक भी पोर्शन मजबूत नहीं है तो खेती कृषि सबसे बढ़िया विकल्प रहता है। और ये भारत की मजबूती है, ये भारत की सबसे ज्यादा मजबूती है। मैं यही तो बात कर रहा था काफी देर से। तो किसी का अगर ऐसा ही कोई विद्यार्थी है जिसकी कोई पोर्शन मजबूत नहीं है तो फिर उसके लिए कृषि बेहतर विकल्प है। भली वीडियो डिसलाइक कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कड़वा बोलने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कड़वा बोलता हूं तब वीडियो डिसलाइक होता है। भले डिसलाइक करो, डिसलाइक करने से गणपत सिंह को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इनकम नहीं होगी ना। मुझे को वीडियो इस यूट्यूब से कुछ चाहिए, मेरे को सरकार खूब देती है, मुझे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं तो ठीक है आपके मार्गदर्शनार्थ यहाँ पे आता हूँ, और जिस दिन लगेगा कि बच्चों को मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, जिस दिन लगेगा कि आजकल व्यूज वगैरह कम आ रहे हैं, बच्चे देख नहीं रहे, उस दिन छोड़ दूंगा यूट्यूब बंद। अपने को करना क्या है, मेरा कोई प्रोफेशन नहीं ना। मुझे ऑफर दे दे के कोर्स बेचने हैं कि आज ये ऑफर आया दीपावली पे, होली पे, ये ऑफर आते हैं ना, तब वो मेरे को ऑफर देने नहीं है ना। मेरे को कोई कोर्स बेचना है ना, मेरे को कोई ये करना है। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि स्टूडेंट हमारा नाम याद रखे और कोई याद करे कि कोई गुरुजी थे जिन्होंने कोई अच्छी बात बताई थी। हमारी खाली इतनी महत्वाकांक्षा है, इससे ज्यादा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ना कोर्स बेचना, कुछ भी नहीं करना है। भले वीडियो को डिसलाइक करो, भले लाइक करो। लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा कि कुछ मेहनत करी थी, डिसलाइक करोगे तो भी अच्छा लगेगा कि कोई तो कृषि की तरफ जाएगा कम से कम। हाँ, तो मैं वापस बिंदु पे आता हूँ। तो कम से कम जो किताबें ऑथेंटिक रखिए। थोड़ा ट्रैक से हट गया, माफी चाहूंगा। तो कहने का मतलब ये था कि इस स्मार्ट स्टडी के लिए जब भी कोई अच्छा, मैं स्पेक्ट्रम पे बात कर रहा था, तो करीबन 3 से 4 बार उस किताब को अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद में उसको शॉर्ट में नोट्स बना दो। और जब नोट्स बन जाएंगे तब आपको किताब नहीं देखनी है,
बाद में फिर नोट्स ही देखने। कुछ बच्चे कह रहे थे सर एनसीईआरटी से नोट्स बना ले, फिर वापस एनसीईआरटी देखे क्या? फिर क्यों देखना है? अगर आपने एनसीईआरटी से नोट्स बना लिए फिर एनसीईआरटी छोड़ो, फिर कॉपी पास में रखनी, कुछ भी नहीं देखना। इसलिए कह रहा हूं कि नोट्स मेहनत तो कहने का मतलब मेहनत बहुत होगी नोट्स बनाने में, पसीना भी आएगा, हालत खराब हो जाएगी, बोर हो जाओगे, लेकिन एक बार बन गए उसके बाद में आपको मजा आएगा कि यार अच्छा बहुत शानदार हो गया। और मेरा ये मानना है कि जब सिलेबस में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो, विज्ञान भी हो, भूगोल भी हो, इतिहास हो, पॉलिटी हो, राजस्थान जीके हो, जब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है तो मजबूत सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये भी स्मार्ट स्टडी का एक भाग है। और हाँ, अगर आप किसी एक ही सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, चाहे आप नेट की कर रहे हो, जिसमें एक ही पेपर हो, उसका भले आप नोट्स मत बनाओ, क्योंकि बार बार किताबें पढ़ने से भी किताबें कई बार याद हो जाती है। कुछ बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता, स्मार्ट स्टडी क्या करें? याद नहीं होता है तो इसके पीछे एक ही कारण है, आप अपने दिमाग को दोष मत दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपने किसी चैप्टर को 2 3 4 बार पढ़ा है तो डेफिनेटली वो याद हुआ होगा। आपने आधा अधूरा पढ़ के छोड़ दिया तो याद कभी नहीं होगा। चैप्टर को पढ़िए, पहली बार खाली पढ़ा जाता है, दूसरी बार उसकी चीजें समझी जाती है, कह क्या रहा है, तीसरी बार समझने के बाद में देखा जाता है कि इससे क्या सवाल बन सकता है, चौथी बार मनन किया जाता है, मस्तिष्क में आंखें बंद करके चैप्टर बंद करके याद करना है कि मैंने चैप्टर में पूरा चैप्टर क्या पढ़ा है, और उसके बाद में नोट्स बनाए जाते हैं। पढ़ने का तरीका होता है भाई, क्या तरीका होता है? सबसे पहले जैसे आपने कोई भी किताब ले ली तो उसका चैप्टर एक बार पहले से निकालो, पूरा चैप्टर। उसके बाद में पूरी किताब जैसे आपने निकाल ली, उसके बाद में जब दूसरी बार पढ़ोगे तो किताब में नई चीजें मिलेगी, आपको लगेगा कि ये काम की है। तीसरी बार पढ़ोगे तब आपको एग्जाम से रिलेटेड बातें मिलेगी, और जब चौथी बार किताब पढ़ोगे तब आपको नोट्स के योग्य बातें मिलेगी। तो छोड़ना क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और पढ़ना क्या है ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पढ़ना और छोड़ने के बीच की जो तारतम्यता है यही दरअसल स्मार्ट स्टडी कहलाती है। तो सारी चीजें मैं एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहला, एक परीक्षा तय कीजिए। दूसरी बात, उसका प्रीवियस पेपर्स लाइए। तीसरी बात, पाठ्यक्रम का एक एक बिंदु याद कीजिए। चौथी बात, अपने मजबूत और कमजोर पक्ष को छांटिए। पांचवी बात, अपने मजबूत पक्ष को और मजबूत कीजिए, कमजोर पक्ष को सामने पे लाइए। छठी बात, अपने सिलेबस को देखिए, कहां से अधिक सवाल आ रहे हैं, कहां कम सवाल आ रहे हैं। जहां अधिक सवाल आ रहे हैं उस पार्ट को और बढ़िया कीजिए, जहां कम सवाल आ रहे हैं उस पार्ट को सामान्य ध्यान दीजिए। सातवीं बात, जो सिलेबस अधिक है और वहां से सवाल कम आ रहे हैं उस पर कम ध्यान दीजिए। जहां सिलेबस बहुत कम है और प्रश्न अधिक आ रहे हैं उस पर अधिक ध्यान दीजिए, और ऑथेंटिक किताबें पढ़िए। ये स्टडी है आपकी, और नियमितता बहुत जरूरी है। अब ये सारी चीजें आप कंटिन्यू करते रहोगे तो निश्चित रूप से आपको एक प्रकार से स्मार्ट स्टडी का आभास होना शुरू हो जाएगा। कुछ बच्चे कहां गलती करते हैं, पुराना पेपर देखा नहीं, प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, उसमें कुछ भी आपको अंदाजा नहीं होगा कि पेपर के प्रश्न पत्र की प्रकृति क्या है। कुछ बच्चे गाइडों पे पड़े रहते हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन पे पड़े रहते हैं, कुछ बच्चे मतलब उनको पता ही नहीं है कि उसका मजबूत पक्ष क्या है, कमजोर पक्ष क्या है। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता कि उसको पढ़ना क्या है, किसी को ये भी नहीं पता कि मतलब किस भाग से कितने सवाल आते हैं। देखो ये सारी चीजें तैयार करके फिर तैयारी शुरू कीजिए। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, और उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें मैं बात करूंगा कि रिवीजन अच्छे से कैसे करना है। मैं आगे इस सितंबर में 3 या 4 बार लाइव आऊंगा, ऑलमोस्ट स्टडी से रिलेटेड सारी चीजें खत्म कर दूंगा। और उसके बाद मेरा जो टारगेट है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं सोच रहा हूं कि हिस्ट्री 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो एनसीईआरटी है उसको मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा यूट्यूब पे। मेरी इच्छा है ऐसी, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग अगर सहमत होंगे, आप सभी लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो इसी चैनल पर हम 6ठी क्लास से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि वो किताब लेके, और नहीं, मैं उस पाठ का इतना बढ़िया तरीके से सार संक्षिप्त बता दूंगा कि आपको किताब फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपको खाली वो नोट्स बस वीडियो के नोट्स ही बनाने हैं। मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा उसमें। हालांकि स्मार्ट बोर्ड नहीं आ पाया अभी तक, तो मैं सामान्य बोर्ड से ही कोशिश कर लूंगा। तो अभी हो सकता है कि अगले सप्ताह से मैं ये शुरू कर दूं। पूरा मेरा प्लानिंग चल रही है। तो मैं छठी से लेकर इतिहास स्टार्ट करूंगा और 12th तक आऊंगा। जैसे इतिहास पूरी होगी उसके बाद मैं छठी से 12वीं ज्योग्राफी करवा दूंगा, फिर इकोनॉमिक्स भी करवा दूंगा। इकोनॉमिक्स तो खाली 11th-12th में आती है। ये सब मेरी इच्छा है कि मैं करवाऊंगा। तो इतिहास से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं और शिक्षक दिवस है तो शायद उसी दिन से शुरू कर लूं। इतिहास इतिहास मेरे अंदर है और मुझे इतिहास बड़ा अच्छा लगता है। तो इतिहास से मैं स्टार्ट करूंगा छठी से 12वीं से। ऐसा मैंने आज ही प्लान करा है। तो बहुत ही जल्दी कोशिश करूंगा कि छठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आपको हिस्ट्री में आपको समस्या नहीं आएगी। उसके बाद में मैं ज्योग्राफी भी लेके आ जाऊंगा। तो ये सिलसिला हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। बस आपका रिस्पॉन्स बढ़िया तरीके से चाहिए, आपका साथ अच्छे से चाहिए, क्योंकि मुझे पैसे नहीं चाहिए आपसे, ना मुझे आपसे वो कोई क्या बोलते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना है, ना मुझे कोई आपको पेन ड्राइव वैन ड्राइव कोई कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ अच्छे से वीडियो देखिए। अपने जो भी कोई साथी लोग हैं, हालांकि क्या होता है ना, जब वीडियो अच्छा होता है तो लोग शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर शेयर कर लिया और किसी और साथी के पास चला गया तो वो कंपटीशन बढ़ जाएगा। ये भी एक समस्या रहती है। मैंने नोट किया है कि अगर बात पते की है, बात अगर काम की है, अगर नॉलेज ज्यादा दिया जा रहा है तो वीडियो शेयर मत करो, दबा के रखो उसको। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा लोगों तक चला गया तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ऐसा ऐसा मत किया करो। शेयर कीजिए, आप लोगों तक पहुंचाइए। मैं सॉरी शेयर क्या ना आपको नहीं कहूंगा। मैं कभी नहीं कहता कि सब्सक्राइब लाइक, मैं कुछ नहीं कहता। आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, इससे हमारा हौसला जो है बढ़ता है। कि जैसे आज आप 700-800 लोग सुन रहे हो तो मुझे अच्छा लगता है कि काफी लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है। और अगर यहाँ पर अगर 50-60 होते तो मैं अगली बार लाइव आने के लिए सोचता, यार मेरी लाइव आने की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ये फीलिंग्स मत रखिए कि ज्यादा लोगों तक ज्ञान चला जाएगा। ज्ञान एक ऐसी चीज है तो जितना आप बांटोगे उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि लब्धि अलग होती है। मैं बता रहा हूँ कि जो किताबें मैंने पढ़ी है वो किताबें किसी और स्टूडेंट ने भी पढ़ी होगी, लेकिन वो फेल हो गए, मैं पास हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई किसी को वीडियो भेज दिया या फिर किसी ने देख लिया, तो कोई इतना इश्यू नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों को भी जोड़ना। अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। आप भी क्या याद करोगे कि सर इतिहास बहुत शानदार पढ़ा दिया। तो अच्छे से वीडियो देखना, उसको फॉलो करना, और अगले 1-2 लाइव में मैं नोट्स कैसे बनाने और रिवीजन कैसे करना है इस पर बात करूंगा, और फिर मोटिवेशन चलता रहेगा और इतिहास शुरू कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए। और वो पढ़ाई वढ़ाई हो, कोरोना की जो सोशल मीडिया पे जो मुहिम वगैरह थी वो पूरी हो चुकी है, उसको चलने दीजिए और आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए। बाकी सरकार अपना अपना काम करती रहेगी। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की भूमिका में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मेरा प्रेम स्नेह, और आप अपना प्रेम स्नेह और बनाए रखें, साथ बनाए रखें।